कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इसको देखिए, समझिए। आज इसका पूरा ओवरऑल मैं आपके सामने इसको पूरा ओवरऑल तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो सिंपल तरीके से आपको बताएंगे कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलते हैं, मिलने के बाद उससे एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब ऑक्सीजन आयरन से रिएक्शन करती है या आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो ये रिएक्शन क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। अब सबसे ज़रूरी बात क्या है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि केमिकल रिएक्शन होती कैसे है। केमिकल रिएक्शन होने के लिए कितनी पॉइंट ऑफ व्यू उसके समझने हैं हमें, तो किस तरीके से केमिकल रिएक्शन हो सकती है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट हैं, उसको हमें समझना है। उसे बोलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें समझना है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, 5 टाइप्स की होती है। पहली होती है कॉम्बिनेशन, दूसरी होती है डिकम्पोजिशन, तीसरी होती है डिस्प्लेसमेंट, चौथी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट और पांचवी होती है रेडॉक्स रिएक्शन। इन्हीं सबको हम बारी बारी से एक एक करके अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई दो एलिमेंट्स को आपस में मिला दूँ, मिलाने के बाद उससे कुछ ना कुछ नया बनेगा। ये जो नया प्रोडक्ट बन रहा है ये क्या है, ये उसका रिजल्ट है, आउटकम है। और जो मिलाया था मैंने वो क्या था, रिएक्टेंट था। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का जो रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो रिएक्टेंट का नेचर होता है वो उसके प्रोडक्ट के नेचर से डिफरेंट होता है। माना हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, हाइड्रोजन का नेचर अलग है, ऑक्सीजन का नेचर अलग है। अब दोनों को हमने एक प्रोपोर्शनल में मिला दिया, एक निश्चित अनुपात में मिला दिया, तो उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट बनेगा, जैसे वाटर बना है तो उसका रेशियो अलग होगा, उसका नेचर अलग होगा। दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने सोडियम ले लिया और क्लोरीन ले लिया, सोडियम का नेचर जो होता है बहुत ही डेंजर, बहुत ही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, और क्लोरीन क्या है, गैस है। दोनों का नेचर डिफरेंट है। लेकिन जैसे ही इनको आपस में मिलाया, इन्हें आपस में मिलाने के बाद इससे क्या बनता है, इससे बनता है सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का नेचर दोनों के नेचर से बहुत डिफरेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ समझें कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, दो सब्सटेंस मिलते हैं और मिलने के बाद उससे एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे हमने उसको समझा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल के जरिए। अब दूसरा पॉइंट जो आता है इसका वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, बहुत आसान तरीके से समझिए, कभी भूलेंगे नहीं आप। इसमें क्या होता है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। उस कंपाउंड को जब हम तोड़ते हैं, उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल एफर्ट लगा कर या फिजिकल या केमिकल चेंजेस के जरिए उसे जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो वो सिंपल कॉम्प्लेक्स में टूट जाता है। मतलब सिंपल से जब हम किसी कंपाउंड को तोड़ते हैं तो वो छोटे छोटे कंपाउंड में टूट जाता है, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स में अलग हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है जो डेली लाइफ से कोरिलेट करके मैंने आपको यहाँ बताया। इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है, इसे आप हीट दीजिए, गर्म कीजिए। जब आप इसे गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाएगा। काय में टूटेगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड में, और इसके साथ यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को रिएक्शन के जरिए हमने सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन कर दिया। तो इस तरीके से जब कोई एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल कंपाउंड में टूटता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा देता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है, कौन सा एलिमेंट हटाएगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा और उसकी जगह पे खुद जुड़ जाएगा। समझिए इस चीज़ को कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वही लो रिएक्टिव एलिमेंट को हटा सकता है और लो रिएक्टिव एलिमेंट हाई रिएक्टिव एलिमेंट को नहीं हटा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने फेरस ऑक्साइड एक कंपाउंड लिया है, फेरस ऑक्साइड, उसकी रिएक्शन में सोडियम के साथ करा दूँ
तो यहाँ पे एक सोडियम एलिमेंट है और एक फेरस एलिमेंट है जो कि एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो फेरस क्या है, सोडियम के मुकाबले लो रिएक्टिव है और सोडियम क्या है, फेरस के मुकाबले हाई रिएक्टिव है। जिन यहाँ पे सोडियम फेरस को हटा देगा और उसकी जगह पे खुद जुड़ जाएगा, तो इस तरीके से जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सोडियम क्लोराइड, और फेरस क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो इस तरीके से जो भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को हटाकर उसकी जगह पे खुद लग जाता है, तो इस तरह से बनने वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसके बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत से एग्जाम्पल के जरिए आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन बेसिकली बात जो आपको समझना है, आपको क्या देखना है, सिर्फ आपको ताकतवर एलिमेंट को पहचानना है। उसको पहचानने के लिए एक अलग से वीडियो में यहाँ बनाऊंगा। जो बच्चे चाहते हैं वो मुझे कमेंट्स में लिखें कि मैं एक पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को बता दूंगा, उसको याद करने का आसान तरीका आप लोगों को बता दूंगा। बताइए किस किस को यहाँ से रिएक्टिविटी सीरीज को देखना है, हम पहचान लें कि कौन सा एलिमेंट किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है, उसे पहचान कर हम इस रिएक्शन को आसानी के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आज हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे तरीके से समझा। आप यहाँ कमेंट्स में बताइए किस किस की समझ में आया। यहाँ मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं दो एलिमेंट्स को आपस में मिला दूँ तो मिलाने के बाद उनसे जो कंपाउंड बनेगा उसका नेचर और जो रिएक्टेंट है उसके नेचर क्या एक दूसरे के नेचर सेम होंगे? अगर सेम हो तो यस में कमेंट में लिखिए, और अगर डिफरेंट हो तो डिफरेंट कमेंट में लिखिए। मुझे आपके कमेंट्स